नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ आई टाटा सन्स को लेके। जी हां, टाटा सन्स जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसने अपना शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मांगा है 40,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए फ्रॉम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली एक तरह का आपका ये कि लोन ही है जो कि कुछ समय के लिया जाएगा। बेसिकली अब ये 40,000 करोड़ रुपए का हैवी अमाउंट का लोन टाटा सन्स क्यों लेना चाहती है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि टाटा सन्स जो है इस समय एक्सपेंशन मोड के अंदर है। इस साल इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना एयर इंडिया के अंदर स्टेक बेच रही है और जिसको माना जा रहा है कि टाटा सन्स ही टेक ओवर करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक्सपेंड करने के लिए, रियल स्टेट बिजनेस में एक्सटेंड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में, और अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स हैं टाटा ग्रुप के कि वो सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर भी एंटर करने वाला है, अपनी सुपर ऐप को लॉन्च करने वाला है। टाटा मोटर्स जो है वो ईवी के बिजनेस को और फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए और इसी के लिए 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो डेट रेज करना चाहती है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या टाटा सन 40,000 करोड़ रुपए का हैवी अमाउंट रेज कर पाएगी? तो इसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसकी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग्स हैं। तो कोई भी जो है विलिंगली, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाटा सन्स को फंड्स देने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो LIC क्यों ना हो। देखिए, हमें पता है कि टाटा ग्रुप जो है इस साल अपनी एक सुपर ऐप लेके आ रहा है जिसके अंदर उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बिकने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस कर रहा है, चाहे वो बिग बास्केट की रही हो या इधर हमने 1mg की देखी हो, जिससे उसका क्लियर एक फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि अब वो स्टेबिलिटी की अप्रोच से बाहर निकल के अब वो नेक्स्ट अप्रोच लेना चाहता है, दैट इज द एक्सपेंशन। नेक्स्ट न्यूज आई 6 ट्रिलियन प्लान टू मोनेटाइज द असेट्स। अब ये क्या है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया 6 लाख करोड़ रुपए कैसे रेज किए जाएंगे अगले 4 सालों में गवर्नमेंट के असेट्स को मोनेटाइज करके। अब देखिए, असेट मोनेटाइजेशन का मतलब पहले उन्होंने बड़ा क्लियर किया यहाँ पर कि गवर्नमेंट अपने असेट्स बेचने नहीं वाली, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देगी कुछ टाइम पीरियड के लिए कि आप इसे ऑपरेट करिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करिए। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा ऑपरेट करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर जो है एक तरह की रॉयल्टी इनकम आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को देंगे। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है 6 लाख करोड़ पे अगले 4 साल के अंदर जनरेट करने वाली है। टोटल 12 मिनिस्ट्री के 10 क्लास ऑफ असेट्स जो हैं वो मोनेटाइज किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है रोड्स को मोनेटाइज करके 1.6 ट्रिलियन, मतलब 1,60,000 करोड़ पे, रेलवे से 1.5 लाख करोड़ पे और पावर सेक्टर से लगभग 85,000 करोड़ पे जनरेट करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हमारे देश के 25 एयरपोर्ट, 8,154 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन, 2,86,000 किलोमीटर के फाइबर लाइंस, 14,917 टेलीकॉम टावर्स, 2,10,000 मेट्रिक टन वेयर हाउसेस, 31 प्रोजेक्ट शिप यार्ड्स के, 160 प्रोजेक्ट कोल माइनिंग के, ये सब जो है मोनेटाइज किए जाएंगे। एक तरह से आप कहिए कि लीज पे दिए जाएंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा और उसके बाद अपना रेवेन्यू से अपने प्रॉफिट्स कमाएगा और एक हिस्सा जो है गवर्नमेंट को देगा। क्या ये सही है क्या नहीं है, अभी इसके ऊपर बाद में आते हैं। सीतारमन जी ने क्या क्लैरिफाई किया, दैट द ओनरशिप ऑफ ऑल दीज एसेट्स वुड रिमेन विद द गवर्नमेंट। ओनरशिप गवर्नमेंट पे ही रहेगी। देयर वुड बी अ मैंडेटरी हैंडबैक ऑफ असेट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट इज नॉट सेलिंग द असेट्स। तो बिल्कुल भी पहली इस चीज को न लीजिएगा इस तरीके से कि गवर्नमेंट ने देश को बेच डाला है। अब इसके बाद क्यों ये जरूरी है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर हर चीज गवर्नमेंट के द्वारा रन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार इस चीज को खुद अप्रेज करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो काम है वो बिजनेस करना नहीं है, रादर देन ये देखना है कि सोशल वेलफेयर हर जगह मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये असेट बेचे जाते दैट इज अ सेपरेट इशू, बट यस, लीजिंग आउट करना, फंड्स जनरेट करना, दैट इज द गुड प्लान। अगर इससे अल्टीमेटली हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, देश को ग्रोथ मिलती है, गवर्नमेंट अपने काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती है, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होता है, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो सही है। जिस तरीके से देश की ग्रोथ है, जिस हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह से चाइना के सब अगेंस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इस समय रोल नहीं देंगे तो ये हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, ओवरऑल इसका एक सबसे
बड़ा ड्रॉबैक जो ये है कि ये मान के चलना पड़ेगा आपको कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी, एक्सेप्ट आप मान के चलिए कि जो एक अच्छी पोस्ट होती हैं ए ग्रेड या बी ग्रेड की, वहीं तक बचेंगी, क्योंकि नीचे लेवल के जितने भी काम है वो सारे के सारे आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के पास जा रहे हैं और सारी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्किंग जो है फ्यूचर के अंदर मिलने वाली है। तो एक सबसे बड़ा जो नुकसान है पूरा का पूरा इससे वो है गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर को, कि वहां पर फ्यूचर के अंदर जॉब्स जो है कम होंगी। लेकिन वही टर्न अराउंड जो है आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब ये चीजें जाएंगी, तो उससे प्राइवेट जॉब्स जो है बहुत क्रिएट होने वाली है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट को भी लेबर लॉज जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत कहीं ना कहीं बनती है। अब इसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल को लेके न्यूज़ आई, जैसा कि हमने देखा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है सम्मन किया है सीईओ एंड एमडी सलील पारेख को और बोला कि भैया आप आके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से मिलिए। मंडे को ये मीटिंग होनी थी। किस वजह से मीटिंग होनी थी? क्योंकि इनकम टैक्स की नई वेबसाइट आई थी 7 जून को, और जब से वो लॉन्च हुई है प्रोफेशनल्स नॉन स्टॉप कंप्लेन कर रहे हैं कि ये वेबसाइट सही से नहीं चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था इन्फोसिस को 4200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था नई वेबसाइट डेवलप करने के लिए। 18 महीने में ये वेबसाइट डेवलप होनी थी, 3 महीने टेस्ट होना था, बट पैंडेमिक के चलते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हुआ और फाइनली 7 जून को जो है ये जाकर लॉन्च हुआ। और लॉन्च होने के बाद अब तक नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स आ रही है, पुराना डेटा जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाया, कभी ओटीपी प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही है। और इस वीकेंड पे जो है सर्वर मेंटेनेंस के नाम पर इन्फोसिस ने वेबसाइट भी डाउन कर दी थी। इसी के चलते जो है बहुत गुस्सा भड़क गया और कहीं ना कहीं जो है सीईओ एंड एमडी जो है सलील पारेख इन्फोसिस को उनको सम्मन किया गया। अब मीटिंग के अंदर इस बड़ा स्पष्ट बोल दिया गया कि आपके पास जो है 15 सितंबर का तक का टाइम है, जो आपने एफर्ट्स लगाने हैं, जो आपने एडिशनल रिसोर्सेज लगाने हैं लगाइए, लेकिन 15 सितंबर तक जो है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जानी चाहिए। इसके बाद जो है आपको किसी भी तरीके का कोई एडिशनल टाइम नहीं मिलने वाला है। गौरतलब है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस डिले की वजह से जो है 31 जुलाई जो इनकम टैक्स से रिटर्न की डेडलाइन थी और पेंडेमिक के चलते उसको बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये ग्लिचेस कंटिन्यू रहते हैं, 15 सितंबर तक भी रिजॉल्व नहीं होते हैं, उससे बाद भी आते हैं, 15 सितंबर तक भी रिजॉल्व होते हैं, तो इसको जो है फर्दर डिले किया जा सकता है और हो सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो 30 सितंबर की जगह अक्टूबर या नवंबर तक एक्सटेंड कर दी जाए। इसके बाद बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई एक्सपोर्ट्स को लेकर के। देखिए एक्सपोर्ट्स ने एक नए लेवल्स जो है वो टच करना शुरू कर दिया, खासकर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जो है हम इंजीनियरिंग गुड्स कहते हैं। तो इंडिया ने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स किया इन द मंथ ऑफ जुलाई। 9.14 बिलियन डॉलर का जो है हमारा एक्सपोर्ट रहा और जो भी हमारे टोटल गुड्स एक्सपोर्ट हुए उसमें इंजीनियरिंग गुड्स की जो रैंक थी वो नंबर 4 रही। अगर हम बात करें ओवरऑल गुड्स की, जिसको हम सिंपली मर्चेंडाइज बोल देते हैं, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट जो है जुलाई में हमारे देश में 35.43 बिलियन डॉलर रहा, जो कि अभी तक का इंडियन इकोनॉमी में सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले हमने 34.5 बिलियन डॉलर इसी साल मार्च के अंदर टच किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ दिया। अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया यूएस को और सेकंड नंबर पे रहा यूएई। इवन हम बात करें आयरन एंड स्टील की तो उसका एक्सपोर्ट्स हमारा 87% जो है जुलाई में बढ़ा पिछले साल जुलाई के मुकाबले। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी लगभग 60 to 70% का जो है जंप देखने को मिला एक्सपोर्ट्स के अंदर। और हमने सबसे ज़्यादा जो है अप्रैल जुलाई के अंदर एक्सपोर्ट्स किया जिन कंट्रीज़ को, उनका नाम है मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया। तो एक्सपोर्ट्स जो है डे बाई डे अच्छे लेवल्स टच कर रहा है। और देखिए अगर आप इन चीज़ों को मर्ज करें ना, एक्सपोर्ट्स के नए लेवल टच आना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप देना, गवर्नमेंट का मोनेटाइजेशन करना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इसे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप किसी पार्टी का लिंक लेके रखने में तो कांग्रेस वालों नहीं, तो मैं बीजेपी वालों नहीं, मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ, उस एंगल से सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इकोनॉमी लेवल पे उस एस्पेक्ट पे जाके चीज़ों को सोचेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ फेवरेबल होती है, बट जो एटलीस्ट फेवरेबल है उसको हमें फेवरेबल नज़रों से देखना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिजनेस अपडेट्स की, तो चाइना बहुत स्ट्रिक्ट लॉस लेके आ रहा है। सरल अक्षरों के अंदर जैसे हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो इनको लेके लॉज हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, कहीं ना कहीं इनको भी रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन चाइना जो है इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर रहा है। वो अपनी अकाउंटिंग फर्म्स के लिए जो है ज़ीरो टॉलरेंस लेके आ रहा है। मतलब उनकी जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनके लिए बहुत डिटेल रूल्स आने वाले हैं। सुपरविजन जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, इंस्पेक्शंस इंक्रीज़ की जाएगी और पनिशमेंट जो है सेटअप की जाएगी, ताकि
किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड जो है चाइना में ना हो। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और शायद इंडिया को भी इस तरह के लॉज की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के अंदर। आज नहीं तो कल इस तरह के लॉज इंडिया में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ चाइना से आई अगेन कि वहाँ पे 40 आईपीओ जो है वो रोक दिए गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ्रॉड की खबरें आई हैं कि इंटरमीडियरीज जो है फ्रॉड कर रहे हैं, और इस वजह से जो चाइना के अंदर 40 आईपीओ को फिलहाल रोक दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आई तालिबान की तरफ से। यूएस एंड यूके को तालिबान ने बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स के अंदर बोल दिया है कि अपनी जितनी भी आर्मी है वो 31 अगस्त तक मैक्सिमम आप हटा लीजिए, उसके बाद एक दिन का भी जो डिले नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो। इससे नेक्स्ट अगर आप बात करें यूके की नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगस्त में वहाँ बहुत ज़्यादा लो देखने को मिली, और उसका माना जा रहा है सबसे बड़ा कारण कि स्टाफ और मटेरियल दोनों की वहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, और इन्फ्लेशन जो है एट पीक चल रहा है, जिसकी वजह से यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ लो देखने को मिली है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल द लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स। जय श्री श्याम।